Hello everyone, welcome back. This is Dr. Anjana, and in our previous lecture we have already discussed classification according to class interval, which have been covered: exclusive method, inclusive method, open-ended classes, cumulative frequency distribution, which less than and more than type cumulative frequency distribution. Now in this session we will discuss diagrammatical representation of data, which will cover types of diagrams, one-dimensional and two-dimensional diagrams, and we will discuss bar diagrams, one-dimensional bar diagrams, simple bar diagrams and subdivided bar diagrams. We have lots of bar diagrams like simple, subdivided, multiple, percentage, deviation and broken, but in this session we will discuss simple bar diagram and subdivided bar diagrams. Everybody knows we have already discussed classification and tabulation that help in summarizing and collecting data and presenting them in a systematic manner. So क्या हमें ज़रूरत है डायग्राम्स बनाने की? क्यों हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का? क्या हम सिर्फ स्टैटिस्टिक बना के कि उनको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करके उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते? तो हम ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे सामने एक बहुत बड़ा डेटा होता है, एक फिगर्स होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें समझ नहीं आता कि वो डेटा क्या एक्सप्लेन करना चाहता है. जब हमारे पास कोई डायग्राम या फिगर्स होते हैं तो हम उसको देख के बहुत आसानी से उस पूरे स्टैटिस्टिक को, उस पूरे फिगर को, जो नंबर्स में जो फिगर्स दिया है उसको हम बहुत ईजी तरीके से डायग्राम्स के रूप में समझ सकते हैं. तो इसलिए डेटा का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम आज इसको ही सीखते हैं. So what are the diagrammatical representation of data? One of the most convincing and appealing way in which data may be presented is through charts. Charts के थ्रू आप डेटा को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? जो चार्ट्स हैं वो किस तरीके से आप उन्हें समझ सकते हैं, किस शेप में होते हैं. वो डायग्राम्स की शेप में भी हो सकते हैं और ग्राफ्स की शेप में भी हो सकते हैं. मतलब इट मे बी ऑफ डायग्राम और अ ग्राफ. फॉर प्रेजेंटिंग डेटा, डायग्राम्स आर मोर कॉमनली यूज देन ग्राफ्स. तो हम अब यहाँ जो हमारी सीरीज है उसमें हम डायग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि डायग्राम कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या उनके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे. तो वन डायमेंशनल डायग्राम जो है वो बार डायग्राम्स होते हैं और टू डायमेंशनल डायग्राम में आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल. तो अब यहाँ बात आती है कि वन डायमेंशनल डायग्राम क्या है और टू डायमेंशनल डायग्राम क्या है. तो पहले समझते हैं कि वन डायमेंशनल डायग्राम्स क्या होते हैं. वन डायमेंशनल डायग्राम्स को हम बार डायग्राम्स भी कहते हैं. अब आपको पता है कि डायमेंशंस क्या होती हैं. डायमेंशंस जैसे अगर आप वन डायमेंशन की बात करें तो लेंथ या विड्थ में से कोई भी एक डायमेंशन आप चूज कर सकते हैं. और अगर आप टू डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पे दोनों लेंथ और विड्थ भी आपको लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको हाइट भी मेजर करनी पड़ेगी, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट. तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम बार डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ अगर हमने वन डायमेंशनल डायग्राम यूज किया है तो उसे हम बार डायग्राम के रूप में देखते हैं. और अगर वन डायमेंशन की जगह टू डायमेंशन लेते हैं, अगर आप लेंथ के साथ साथ उसकी विड्थ को भी ध्यान में रखते हैं, तो आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल डायग्राम बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं पहले वन डायमेंशनल डायग्राम. बार डायग्राम्स क्या होते हैं? तो बार डायग्राम्स क्या होते हैं ये देखते हैं. बार डायग्राम्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायग्राम्स यूज्ड इन प्रैक्टिस. मोस्टली हम देखेंगे कि बार डायग्राम्स को हम बहुत जगह यूज करते हैं. बहुत ही इजीली हम इनको बना सकते हैं अपनी कॉपी पर. अ बार इज अ थिक लाइन. जो बार है वो एक थिक लाइन है हुज विड्थ इज शोन मेयरली फॉर अटेंशन. अब यहाँ लिखा गया है कि जो विड्थ हम बार की ले रहे हैं वो सिर्फ अटेंशन के लिए है. मीन्स कि आपको उसको मेजर नहीं करना है, आपको उसको मेजरमेंट नहीं देना है. आपको सिर्फ और सिर्फ उसको कोई नंबर या फिर कोई ईयर या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको उसको देना है. या मान लीजिए कोई दो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपने एक यूनिवर्सिटी एक ए के लिए बार बना दिया और एक दूसरा बी के लिए बना दिया. तो इस तरीके से आप विड्थ को सिर्फ उसके अटेंशन के लिए लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ को आपको कंसिडर करना होगा. दे आर कॉल्ड वन डायमेंशनल बिकॉज ओनली द लेंथ ऑफ द बार मैटर्स, नॉट द विड्थ. यानी दोनों में से सिर्फ एक ही आपकी यूनिट, चाहे वो लेंथ हो या विड्थ हो, वो एक ही आपको यूज में लेनी है. मीन्स एक ही से आप उसको मेजर करते हैं बार को, या तो उसकी लेंथ से मेजर करेंगे या विड्थ से करेंगे. तो अगर विड्थ कंसीडर नहीं करते हैं तो लेंथ जो है आप उसको कंसीडर करनी पड़ेगी. तो वन डायमेंशनल बार डायग्राम में आप हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ एक ही डायमेंशन को हमें यूज करते हुए डायग्राम को बनाना है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स. यहाँ पे बहुत तरीके के बार डायग्राम्स हैं. जैसे कि पहला हमने यहाँ देख रहे हैं हम सिंपल बार डायग्राम्स. सिंपल बार डायग्राम्स ये क्या है?
और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स, डेविएशन बार्स एंड ब्रोकन बार्स। ये आपके 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स है। तो अब इन 6 में से हम पहले आज पढ़ेंगे सिंपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम विद एग्जाम्पल। इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हुए आगे चलेंगे। तो सिंपल बार डायग्राम्स क्या होते हैं? सिंपल बार डायग्राम्स वो होते हैं जिनमें केवल एक ही वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल को एक बार में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल बार डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया डेटा फॉर सेल, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एटसेट्रा फॉर डिफरेंट ईयर्स मे बी शोन बाय मीन्स ऑफ अ सिंपल बार डायग्राम। यहाँ आपने मान लीजिए जो डेटा है वो आपको पर्टिकुलर ईयर्स के लिए आपको सेल का दिया है, प्रोडक्शन का दिया है, पॉपुलेशन निकालनी है, या आपको डिफरेंट प्लेसेस पे टेम्परेचर निकालने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल बार डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ जो भी बार डायग्राम्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट नजर आएगा कि सिंपल बार डायग्राम में क्या और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या डिफरेंस है। दोनों है तो सारे ही बार्स, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो सिंपल बार डायग्राम को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ एनी कंपनी फ्रॉम 2003 to 4 अप टू 2007 to 8। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमें जो कंपनी है, किसी कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है इन रुपीज करोड़। तो ये पहली ईयर है 2003 to 4, नेक्स्ट ईयर होगी 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8, लास्ट है 2007 to 2008। तो ये आपको डेटा दिया है और ये ईयर्स दिए हैं और ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ये आपको 10, 20, 40, 30, 15, ये रुपीज करोड़ में है, मीन्स 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ एंड 15 करोड़। अब सिर्फ इस फिगर को, इस स्टैटिस्टिक को देख के हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत छोटा डेटा है, फिर भी हम देख के बता सकते हैं कि किस ईयर में सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिट रहा 2005 to 6 में। ठीक है, अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हमें फिर सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार बस डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाकर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब कोई भी हम कैरेक्टरिस्टिक उसकी निकालना चाहें तो वो पता कर सकते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट किस ईयर में रहा, मैक्सिमम किस में रहा, डिफरेंस कितना आप निकालना चाहे 2 ईयर्स का, वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक बार डायग्राम बना लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं कि सिंपल बार डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है और इसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस जो है वो आपको लेनी है और एक वाई एक्सिस। आपको सबको पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमने कहा है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल को कंसिडर करना है, मीन्स आपको सिर्फ यहाँ हमने कंसिडरेशन लिया है प्रॉफिट, ये वेरिएबल को प्रॉफिट लिया है। और ये जो आपको एक्स एक्सिस पे नोटेशंस दिख रहे हैं वो फॉर ईयर, पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ जो विड्थ ली है हमने बार की, ये एक बार होता है, ये एक थिक लाइन, ये उसकी विड्थ कहलाती है, ये विड्थ है और ये उसकी लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो जो विड्थ हमने यहाँ ली है, ये जो बार की विड्थ है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, या आप अपने कॉपी में कोई भी यूनिट आप इसमें चूज कर सकते हैं और पर्टिकुलर ईयर के लिए इस विड्थ को चूज करते हैं। यानी पहला ईयर था 2003 to 4, तो हमने यहाँ 3 to 4 लिखा। नेक्स्ट में 4 to 5, थोड़ा सा गैप हम छोड़ते जाते हैं जिससे कि हमें जो बार्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखे। 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 इक्वल विड्थ के साथ हमने ये मार्क लगा लिए। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है प्रॉफिट को मेजर करना, वो भी वाई एक्सिस पे। तो अब हम कैसे इसमें मार्क लगाएंगे ये आप सब देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या याद देखते हैं इसमें कि सबसे लेस वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो 10 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 40 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो 10 और 40 को हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ इनिशियल वैल्यू हमने 0 ली है, मीन्स 0, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ एंड 40 करोड़। 40 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, अगर होती है तो हम 50 तक और लेंगे, फिर 60 एंड 70 एंड सो ऑन। नाउ मेक द बार्स। कैसे बनाना है बार्स। अब पहला ईयर है 2003 to 4, 2003 से 4, 3 से 4 में प्रॉफिट है 10 करोड़। तो आपने 3 और 4 इन दोनों के बीच में एक ये बार बना दिया 10 करोड़। ये 10 पे आपने पहले मार्क लगा लिया और ये बार आपने बना दिया। नेक्स्ट है 4 to 5 में 20, 2004 to 5 ये आपका 20 हो गया। ये आपने एक वर्टिकल लाइन खींची, ये आपने एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल आ गई। ये 20 पर आपका दूसरा ईयर के लिए प्रॉफिट इंडिकेट हो गया। नेक्स्ट है 2005 to 6, 5 to 6 में है 40, 40 मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन यू हैव टू मेक अ बार। नेक्स्ट 2006 to 7 30,
2006 to 7 पे 30 एंड देन 15, तो 15 हमारा यहाँ कहाँ होगा 10 और 20 के बीच में। तो जो भी आप अगर आपने सपोज करिए 1 सेंटीमीटर लिया है तो हाफ सेंटीमीटर पे आप 15 को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपने 2 सेंटीमीटर को माना है 10 यूनिट, तो आप क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर में 10 यूनिट है तो आपकी जो हाफ यूनिट हो गई तो वो कितने की हो गई, जैसे 1 यूनिट, यानी बीच में अगर आप यहाँ पे मार्क लगाएंगे तो वो 15 को इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से आपने ये बार्स बना लिए। अब आप इस बार को देख के आप आसानी से कोई भी जो है कैलकुलेशन वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस ईयर में है, आपको पता चल जाएगा 2005 to 6, मिनिमम किस में है 2003 to 4। अगर आपसे कहा जाए 2007 to 8 में और 2003 to 4 का डिफरेंस कितना है, बड़ा है या घटा है, तो भी आप बता सकते हैं कि 3 से 4 में तो 10 करोड़ था, लेकिन अब 7 से 8 में 15 करोड़ हो गया। यानी इस ईयर से और इस ईयर में हमारा जो कंपेरिजन है वो भी हो जाएगा। पर्टिकुलर ईयर्स में भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इस फिगर को देख के आप आसानी से ये बता सकते हैं कि क्या वैल्यूज जो है वो इंडिकेट कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो इंडिकेशन होगा वो वाई एक्सिस के लिए, यानी प्रॉफिट जिसे आप इंडिकेट करेंगे, ये आपकी हेडिंग होगी प्रॉफिट इन रुपीज करोड़ फॉर एनी कंपनी, और ये आ गए आपके ईयर्स। तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको शो करना होगा। राइट, नेक्स्ट जो है आपका आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होते हैं? These diagrams are used to represent various parts of the total। आप देख रहे हैं कि नाम से सब डिवाइडेड, यानी बार को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी अगर एक बार की जो भी लेंथ है, टोटल जो लेंथ है, उसको कुछ अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो उस तरीके से आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसे हमारे कोई भी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हमें किसी कंपनी के रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें क्या लिया है, यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी। वी हैव 2 यूनिवर्सिटी ए एंड बी, और उसमें हमने 3 फैकल्टी बनाई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो ये जो है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। हो सकता है ये सेम भी हो और हो सकता है ये डिफरेंट भी हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी में यहाँ पे जो विड्थ है 240 स्टूडेंट्स को हमने 50, 100 और 90 फॉर द यूनिवर्सिटी ए, एंड 240 स्टूडेंट्स को 100, 80 और 60 यूनिवर्सिटी बी, इन तीनों कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया है। तो देखिए कैसे हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। देखिए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें आपका जो भी विड्थ है वो यूनिवर्सिटी ए और बी हमने ले लिया, यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी। विड्थ आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए इसमें आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 240 है, यानी टोटल स्टूडेंट 240 है, तो 0 से लेके 240 को आपको डिवाइड करना होगा। तो आप अपने कॉपी के साइज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 20-20 का गैप हमने यहाँ ले रखा है। आप 10-10 का गैप भी ले सकते हैं। 10 का गैप करने से थोड़े ज़्यादा आपके बार्स ऊंचे जाएंगे, लंबे, हाइट जो होगी उनकी ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ हमने 20-20 का गैप लेकर उसको सॉल्व किया है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ए में सबसे जो इनिशियल हमारा वैल्यू दिया है वो है 50, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ए में जो बार बनाएंगे वो 50 की हाइट पे बनाएंगे, 20, 40, 60। तो 50 आपका बीच में हो गया और ये आपने एक बार बना दिया, फर्स्ट बार साइंस ग्रुप, और हमने यहाँ 50 भी लिख दिया। ये इंडिकेशन ज़रूरी है लिखना, जिससे आपको याद रहे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट 100 है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपने साइंस स्टूडेंट बना दिए ये, अब आपको इसके ऊपर 100 स्टूडेंट बनाने हैं, मतलब इसके ऊपर 100, या फिर आप टोटल 150 पे मार्क लगाइए। ठीक है, आप हमेशा मार्क लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चे इस चीज़ में बहुत गड़बड़ करते हैं। अब जैसे ये 50 कर लिया, अब वो 100 क्या करते हैं, यहाँ से लेके काउंट करते हैं और 100 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और ऐसे बना देते हैं, तो वो 100 नहीं होता, वो 100 नहीं होगा, वो 50 रह जाएगा। क्यों 50 रह जाएगा? क्योंकि 50 तो यहाँ था, 50 आपने और लगा दिया तो 100 हो गया। लेकिन अब आपके पास क्या है, क्यूमुलेट होकर फ्रीक्वेंसी आई है 100 + 50, यानी आपको यहाँ 0 से अगर आप मार्क कर देख रहे हैं तो आपको 150 पे जाके मार्क करना है। तो ये जो बार आएगा वो 100 का होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 90। तो 90 यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा,
लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वो पूरा 240 होगा। 50 प्लस 100 150, 150 प्लस 90 240। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे मार्क लगाएंगे तो 240 पे मार्क लगाएंगे। तो इतना कॉलम जो बनेगा आपका, दैट बार इज फॉर कॉमर्स ग्रुप 90। सेम आपको यूनिवर्सिटी बी के लिए भी ड्रॉ करना है। यूनिवर्सिटी बी के लिए पहले 100, देखिए आपने 100 पे